सो वेलकम गाइस, रेड लाइन रिपोर्ट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हार्डेस्ट टू रीच या फिर इम्पॉसिबल टू रीच लोकेशंस जो इंडिया में प्रेजेंट है। इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे नंदा देवी इनर सेंचुरी से। नंदा देवी इनर सेंचुरी अभी सरकार के द्वारा प्रोहिबिटेड है और इसके अंदर जाना एक रेगुलर सिविलियन के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल है। अगर आप एक माउंटेनियर हो और आपको एक फुल टीम चाहिए तब आप जाके कहीं नंदा देवी इनर सेंचुरी के अंदर आउट एंटर कर सकते हो। एक्चुअली में इसके दो पार्ट है, नंदा देवी आउटर सेंचुरी जो सबके लिए खुली है और उसके अंदर का पार्ट है नंदा देवी इनर सेंचुरी जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से एक रिंग शेप बनी हुई है। और रिंग शेप में आपको पासेस मिल जाते हैं जो 5200 या उससे भी बड़े मीटर के पासेस हैं जो आपको क्रॉस करने होंगे, तब आप जाके कहीं इनर सेंचुरी के अंदर एंट्री कर पाओगे। और इनर सेंचुरी में कम से कम 12 पीक्स है, 6500 मीटर्स की। बहुत ठंडा इन्वायरमेंट है। एंट्री पॉइंट ही नहीं है इनर सेंचुरी में, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है और वो है ऋषि गंगा गोर्ज के थ्रू, जहाँ पे ऋषि गंगा फ्लो करती है। ये वन ऑफ द डीपेस्ट कैनियंस इन द वर्ल्ड में कंसिडर होता है, तो आप सोच सकते हो इसकी एंट्री कितनी मुश्किल है। 2003 से इसके अंदर जाना बैन है और शायद 25 में अभी कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ परमिट्स के साथ आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत होनी चाहिए, आपको माउंटेनियरिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके लिए एक टीम आपको चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ना रास्ते हैं, ना ब्रिजेस हैं, कुछ भी नहीं है, ना कैंप्स है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही वाइल्ड ये जगह है। मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ, ये कुछ माउंटेनियरिंग टीम्स ने खींची थी जो नंदा देवी के ऊपर या फिर बाहर जिन्होंने क्लाइंबिंग का अटेम्प्ट किया था। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 1988 ड्यू टू इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये काफ़ी आइसोलेटेड है बाहर के इन्वायरमेंट से। ज़्यादा वेजिटेशन इसके अंदर है नहीं, हाई एल्टीट्यूड मेडोज हैं और थोड़ी बहुत स्क्रब्स हैं, जुनिपर, ये कुछ इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स को देखा गया, हिमालयन मस्क डियर और ब्लू शीप्स को भी यहाँ पे रेगुलरली आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पोचिंग का भी इशू है, काफ़ी इलीगल पोचर्स अभी सामने आए हैं जो हिमालयन मस्क डियर की फर के लिए पोचिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री कब हुई थी? 1938 से पहले यहाँ पे कोई ह्यूमन एंटर किया ही नहीं था। जब माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग अटेम्प्ट्स स्टार्ट हो गए थे, तब तक भी किसी को नंदा देवी इनर सेंचुरी में जाने का रास्ता नहीं मालूम था। दो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स एरिक शिंटन और एच.डब्ल्यू. टिलमैन, उन्होंने ये फर्स्ट ऋषि गोर्ज वाले रास्ते को डिस्कवर किया था और ये दोनों माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन में भी एक पार्ट होंगे। हालांकि ये माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाए थे, लेकिन ये उस टीम का हिस्सा थे। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स थे। और 1983 से इसको बंद कर दिया गया था, सिंपली बिकॉज इसमें एक न्यूक्लियर सर्वेलेंस डिवाइस है वो खो गया था नंदा देवी के ऊपर, जो कि अमेरिकन्स और इंडियंस ने प्लांट करने का डिसाइड किया था ताकि चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर हम नज़र रख सकें। लेकिन यार ये अपना खुद का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो गाइस चलते हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे, वो होगी सियाचिन ग्लेशियर विच इज लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज। सियाचिन ग्लेशियर तो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, आपको पता है इंडियन मिलिट्री की वहाँ पे प्रेजेंस है, लेकिन सिविलियंस को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। और उसका रीजन ये है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है और एवरेज एलिवेशन 5400 मीटर्स है। इतने में एक नॉर्मल आदमी जो एक्लेमेटाइज नहीं है, ये यूज टू नहीं है यार, वो एल्टीट्यूड सिकनेस उसको अलग अलग टाइप की फेस करनी पड़ सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, स्वेलिंग हो सकती है उसके ब्रेन में, डेडली भी हो सकता है। और सांस लेने में तकलीफ तो बहुत नॉर्मल है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, मेमोरी लॉस, ये परमानेंट इश्यूज आपको हो सकते हैं। फिर भी इंडियन आर्मी यहाँ पे अपनी पोस्ट मेंटेन करती है। Some posts are located at over 6,400 मीटर्स। आप समझ सकते हैं 6,400 मीटर्स पे कुछ पोस्ट अवेलेबल हैं। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट पे इतने ऊंचे पहाड़ भी नहीं है। यूरोप का टॉलेस्ट माउंटेन 5,000 मीटर कुछ की रेंज का, तो आप समझ सकते हैं 6,400 मीटर पे तो इंडिया की
मिलिट्री पोस्ट है, वहाँ पे पहाड़ भी नहीं है इतने बड़े। वही कराकोरम रेंज का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और नॉन पोलर ग्लेशियर्स में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। तजिकिस्तान में एक ग्लेशियर है, वो इससे बड़ा है। और टेम्परेचर भी बहुत ही ब्रूटल है यहाँ का, -50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर गिर सकता है। तो आप इमेजिन करके देखिए, -50 डिग्री सेल्सियस में आपका खून तक जम सकता है। ऑपरेशन महतूत के तहत 1984 अप्रैल में इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया था, और इस एंटायर ग्लेशियर इंक्लूडिंग काफ़ी सारे जो पहाड़्स हैं, सल्टोरो रिज और बाकी पहाड़, माउंटेन K12 जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था, अब वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर आता है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर मिलिट्री की जो कैजुअलिटी होती है, इंडिया साइड और पाकिस्तान दोनों साइड, वो एक्चुअली में टेरेन की वजह से ही है और एक्सट्रीम वेदर की वजह से। एवलांचेस आ सकते हैं यहाँ, क्रेविसेस हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। सियाचिन ग्लेशियर के थ्रू सारे मेजर पास आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सल्टोरो रिज, सियाला, विलाकोंडला, ग्योनला, जो कि एक मिलिट्री लिंकअप है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सो इस ग्लेशियर से आप पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर कर सकते हैं। आप मैप में देख ही सकते होंगे, ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये माउंटेन रेंजेस और पासेस हैं। K2 जो कभी हम कह सकते हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में था, अब इंडिया के कंट्रोल में है 1984 के बाद से। सटोरो कांगरी, ये भी इंडिया के कंट्रोल में है। बेरियम वन जो इस सक्षम वैली के अंदर है, उसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन 1963 में उन्होंने इसको चाइना को दे दिया है। आप देख सकते हो चाइनीज में नाम भी लिखा। गिनती कांगरी, ये पहाड़ एज अ बॉर्डर काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इस साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा आ जाता है। K2 ब्रॉड पीक, देख सकते हो ब्रॉड पीक, बेरियम 5, ये सारे अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। अगर आप नीचे आते हैं, द्रास वैली, जहाँ पे वो पहले वॉर हो चुकी है और पाकिस्तान फेल हो गया था इसको इन्वेड करने के लिए, और हमारे कारगिल एरिया, द्रास। सो यहाँ तक इंडियन कश्मीर है, इसके ऊपर इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसके ऊपर है ये सारा। आप देख सकते हैं हमारी प्यारी कश्मीर वैली। सबसे बेस्ट एरियाज जो कश्मीर के हैं, वो अभी मैं तो कहूँगा इंडिया के अंदर ही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको गिलगित बल्टिस्तान भी कहते हैं, वो एक्चुअल में बहुत हाई माउंटेनियस एरिया है और ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में नहीं है। और अगर इस साइड की बात करेंगे, लेह लद्दाख में भी काफ़ी सारे एरियाज थे जो बहुत हार्ड टू रीच थे पहले, लेकिन ड्यू टू इंडियन आर्मी एफर्ट्स एंड BRO रोड ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर जगहों पे अब मोटरेबल रोड्स बन चुके हैं। लेह लद्दाख अच्छी तरह कनेक्टेड है, जंस्कार वैली तक रोड पहुंच चुके हैं। आप बाय रोड आप जा सकते हैं इजीली। ये सारे जो एरिया मेन टाउन है, यहाँ तक पक्की सड़कें आ चुकी हैं चाइना बॉर्डर तक, और ये अक्साई चीन का एरिया है। सो चलते हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे। सो थर्ड लोकेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान निकोबार के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा मैप में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं कहाँ। लेकिन यूजुअली जब हम बात करते हैं और मैप में देखते हैं, वहाँ पे मेंशन होते हैं अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स का पता ही नहीं है आधे लोगों को है कहाँ। और वो है काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया साइड में। ऑलमोस्ट अगर आप इसको मैप में देखेंगे, आपको लगेगा कि ये इंडिया का पार्ट कम और इंडोनेशिया का पार्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि इंडिया से इसकी दूरी कम से कम 1500-1600 किलोमीटर है, लेकिन इंडोनेशिया से 150 किलोमीटर की दूरी है बस इसकी, सुमात्रा आइलैंड से। तो आप देख सकते हैं मैप में कितना ज़्यादा दूर है। अगर हम इसके डिस्टेंस को भी नापें, 1600 किलोमीटर है मेन लाइन इंडिया से, और दिल्ली से 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। काफ़ी रिमोट एरिया मैं इसको कह सकता हूँ। ज़्यादा टूरिस्ट भी निकोबार आइलैंड्स की तरफ नहीं आते, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो वो अंडमान आइलैंड्स में ही ज़्यादा जाते हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंदिरा पॉइंट जहाँ सिचुएटेड है, ये इंडिया का लोएस्ट पॉइंट है। मेन लाइन इंडिया में तो आपको पता होगा कन्याकुमारी है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इंदिरा पॉइंट फार्देस्ट पॉइंट है इंडिया के अंदर। सो निकोबार आइलैंड्स को ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का टाइटल दिया गया है यूनेस्को की तरफ से, 1000 हेक्टेयर टू प्रोटेक्ट इट्स यूनिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और अगर हम लोगों की बात करें,
सो इंडिजिनियस लोग रहते हैं यहाँ पे, तो दो मेन इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं यहाँ पे। निकोबारीज जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, और एक सेमी नॉर्मैडिक शोपेन जो डीप इनसाइड निकोबार आइलैंड के रहते हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर। अंडमान के ट्राइब्स आप देखोगे तो नेग्रिटो ओरिजिन के हैं, लेकिन निकोबार में जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं वो मोंगलोइड ओरिजिन के हैं। सिमिलर टू आपको जैसे इंडोनेशिया के लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर मिलेंगे, उनके ज़्यादा सिमिलर है कंपेयर टू अंडमानीज जो रहते हैं, और इंडियन से तो काफ़ी इनके फेशियल स्ट्रक्चर अलग हैं। और बात करें इकोलॉजिकल की, तो लार्जेस्ट लैंड क्रैब्स कोकोनट क्रैब, जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रैब्स हैं और सबसे बड़े एंथ्रोपॉड भी है, वो इंडिया में सिर्फ निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं आपको। लेदर बैक टर्टल नेस्टिंग भी यहाँ पे करते हैं। और 2004 में निकोबार इंडिया का वो पार्ट था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। काफ़ी सारे एरियाज़ को हिट किया था, काफ़ी सारे लो लाइंग आइलैंड थे वो सिंक भी हो गए थे, और काफ़ी डैमेज ओवरऑल कोस्टल लैंड को आया था। और सुनामी के टाइम इंदिरा पॉइंट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो अगर आप दिल्ली से जाना चाहें तो देख सकते हैं आप 3000 किलोमीटर दूर निकोबार आइलैंड्स हैं। इससे पहले तो आप दुबई या फिर और कहीं, वो तो बहुत दूसरा देश है वो, लेकिन काफ़ी कंपैरेटिवली पास है कंपेयर टू निकोबार आइलैंड्स। और चलते हैं अपने चौथी जगह जो लिस्ट में है, वो है नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है निकोबार आइलैंड से, जो कि अंडमान आर्कपेलिगो में है। आप देख सकते हैं मेन अंडमान आइलैंड्स है, ये हमारे नॉर्थ सेंटिलीन आइलैंड है, और ये तो वर्ल्ड फेमस है ही। और ये हमारा लिटिल अंडमान आइलैंड है। सो नॉर्थ सेंटिनील आइलैंड में अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स रहते हैं, जो और आप अलाउड नहीं है इधर जाने के लिए। नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड के बारे में आपने पहले ही काफ़ी सुना होगा, सो हम ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे नहीं। और चलते हैं अपनी पांचवी डिफिकल्ट टू रीच लोकेशन की तरफ, और ये होगा एक ट्रैक जो कि गंगोत्री से बद्रीनाथ जाता है बाय फुट थ्रू कलिंदी खाल पास, और ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक है। नॉट ओनली इंडिया, आप कह सकते हैं दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक में से एक है। सो टोटल ट्रैक की लेंथ 100 किलोमीटर पड़ जाती है। इनिशियली गंगोत्री से स्टार्ट होता है और कालिंदी खाल पास के थ्रू ओके बद्रीनाथ जाता है, और इस पास की हाइट अप टू 6000 मीटर्स है। सो 19,500 फीट की हाइट तक ये जाता है। तो आप समझ सकते होगे ये कितना डेंजरस ट्रैक है, बिकॉज एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई है, आपको इतनी सारी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं हाई एल्टीट्यूड की वजह से। सो गढ़वाल का ये टफेस्ट ट्रैक है। सरफेस में आपको मिलेंगे स्लोप्स होंगे, डीप क्रेवासेस होंगे, आइस फील्ड्स होंगी, स्नो फील्ड्स होंगी, जो आपको क्रॉस करके जाना होगा। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको 15 से 16 दिन का टाइम लग जाएगा। ये एक बहुत टेक्निकल ट्रैक भी आप कह सकते हैं, और एक्सपीरियंस ट्रैकर्स ही इसमें अलाउड है जाने के लिए। अगर आपकी प्रायर हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ये यात्रा आप कह सकते हैं, इसको पिलग्रिमेज भी ऐसे लोग काफ़ी करते हैं। सो ये गंगोत्री के गोमुख से स्टार्ट होता है, अल्पाइन मेडोज से जाते हुए आपको बहुत सारे माउंटेन व्यूज दिखेंगे। आपको माउंट शिवलिंग दिखेगा, माउंट मेरू, माउंट कामेट, और बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ आपको रास्ते में इसके दिखेंगे। हाई एल्टीट्यूड लेक्स भी दिखेंगी। वासुताल लेक जो कि 4800 मीटर पे है, वो अरबाताल लेक 3900 मीटर पे है, वो आपको दिखेंगी। और वेदर का भी इसमें ऐसा ही सीन है कि कभी भी ख़राब हो सकता है। आप एक स्मॉल विंडो होगी आपके पास कंप्लीट करने के लिए, मई या जून में आप कर सकते हैं, और सितंबर या अक्टूबर में आप कर सकते हैं। उसके अलावा इतनी हैवी स्नोफॉल होती है बाकी महीनों में कि आप इसको कर नहीं सकते। तो दिस इज़ इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप रेड लाइन रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।